दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़। आज रिया रो रो कर अब शांत हो चुकी थी। आज फिर आलोक ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था और फिर धक्का देकर वह बुरी बुरी गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया था। 6 वर्षीय जिगर और 5 वर्षीय सालू हिचकियों के साथ रोते हुए उसे गले लगाते हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। अब यह सब रोज रोज की बात हो गई थी। रिया सोच रही थी कि कौन कहेगा कि वे दोनों पढ़े लिखे संपन्न परिवारों से हैं। दोनों के परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज में अच्छी हैसियत रखते थे। कहने को तो उनका प्रेम विवाह हुआ था एक ही जाति होने के कारण और शायद परिवार जनों के खुले हुए विचारों का होने का कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से बहुत धूमधाम के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि अगर यह कहें कि कुछ जरूरत से ज़्यादा ही दिखावा किया गया था। शादी के थोड़े दिनों बाद ही आलोक का यह रूप उसके सामने आ गया था। रिया चौकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग किया था। रिया अपने बैच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी आलोक कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक स्पर्धा सी रहती थी। आलोक का दोस्त विराट अक्सर कहता था, अच्छा है तू दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो, नहीं तो एक दूसरे का मुंह नोच लेते। और रिया की दोस्त रवीना कहती, कहीं या दोनों शादी कर लेते तो एक दूसरे का गला ही दबा देते। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते और बात हवा में उड़ जाती। पता नहीं साथियों के कहने का असर था या धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। और जब आलोक पर प्रेम का भूत चढ़ा तो वह इतना अधिक ही रोमांटिक हो गया कि खुद रिया को ही विश्वास नहीं होता कि वह वही अकड़ू गुस्सैल आलोक है। सहेलियां भी रिया से जलने लगी। आलोक हर दिन रिया के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करता और यह सब देखते रह जाते। आलोक कभी भी कुछ छुपा कर नहीं रखता। सब कुछ सबके सामने खुला खुला होता। दोस्त कहते हुए, शादी के बाद तो आलोक तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। आलोक हंसकर जवाब देता, हाँ भाई, बन जाऊंगा। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है, तुम भी बन जाना, पर अपनी बीवी की, मेरी नहीं। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। रिया को खुद भी आलोक का यह रूप बहुत भाता था। वह तो खुशियों की सतरंगी आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहाँ जानती थी कि कुदरत इसको अंधेरे की गहरी खाई की ओर ले जा रहा है। पहला झटका रिया को शादी के बाद पहले महीने में ही लगा था। मात्र 10 दिनों के हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, एक हफ्ता तो घर से बाहर ही नहीं निकले और आलोक तो जैसे चकोर की तरह उसे निहारता ही रहता था। जॉइंट फैमिली थी। घर में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी भी थे, पर जैसे आलोक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात का ताना मारती रहती थी। वह एकांत में आलोक को समझाती तो वह कहता, जो जलता है उसे जलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात नई बहू की स्वागत में आलोक प्रकाश चाचा ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत चाव से सज धज कर जब वह तैयार हुई और आलोक के सामने आई तो आलोक के चेहरे पर बल पड़ गया। वाह, क्या कहना है, तुमने क्यों, क्या अच्छा तो है। शीशे में खुद को निहारते हुए रिया बोली, ब्लाउज का इतना गहरा गला किसको दिखाना चाहती हो।
यह सुनकर आहत हुई थी रिया, पर खुद को संभाल कर बोली, अच्छा तो है, जब इन सिक्योर हो रही हो बदल कर नीचे आओ, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ आलोक कमरे से बाहर चला गया। रिया का उखड़ा हुआ मूड, सब उसकी रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था किसी बात पर सबके साथ। रिया भी खिलखिलाकर हंसी तो आलोक तेजी से चीखा, क्या घोड़ी की तरह ही निना रही हो, ठीक से हंस भी नहीं सकती हो क्या? सब चुप हो गए और इस असहनीय शांति के बीच वापस चले आए। कोई भी नहीं बोला। कमरे में आकर रिया बहुत रोई, लेकिन आलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह करवट बदल कर आराम से सो रह गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी ने उसे कुछ कहा, ना ही आलोक को कुछ समझाया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद आलोक के किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। आलोक ने उसे शाम के लिए तैयार होने के साथ साथ यह भी हिदायत दी, देखो यह मेरे दोस्त की पार्टी है, शराफत वाले कपड़े ही पहनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो कि तुम क्या पहनने वाली हो। यह तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने ओढ़ने पर टिप्पणी करना, टोका टाकी करना, व्यंग करना अब आलोक के लिए आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे सभा पर थी। सब गानों की धुन पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी रिया की कमजोरी थी। वह भी पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक आलोक चिल्लाए, क्या नचनिया की तरह ठुमके लगाए जा रही हो? अब पिछली बातें भूल जाओ। शरीफ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो। इस अपमान को वह सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर की ओर भागी। आलोक भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी सासू माँ से पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से वह चकित रह गई। देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें तुल नहीं देना चाहिए। जाओ जाकर आराम करो। कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने आंसुओं में ही काटी। सुबह होते ही वह अपने मायके चली आई। मायके आने पर अपने माता पिता की प्रतिक्रिया से वह तो बुरी तरह से आहत हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो रिया, हर दंपति के बीच में ऐसे मौके आते ही है। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका उन लोगों को मत देना। बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। उसने आशा भरी नजरों से माँ की ओर देखा और देर रात शांत रहने के बाद माँ बोली, तुम अगर यही यहाँ सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम लोग दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन माँ, बात बीच में काट कर माँ बोली, रिया, हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। इसका अर्थ नहीं है कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की हो, लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है और सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार आलोक को नहीं है। रिया, तुमने तो खुद देखा है तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे थप्पड़ भी लगा देते थे और क्या क्या कुछ नहीं कह देते थे। तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती थी? नहीं ना।
माँ, पर मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया, शादी तुम्हारी पसंद से तुम्हारी खुशी के लिए की गई है। इसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की शादी भी करनी है। अगर बड़ी बहन का तलाक हो गया तो दोनों बहनों की शादी में बहुत ही दिक्कत आएगी। 2-4 दिन रहो आराम से मायके में और फिर अपने घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए आलोक उसके मायके चला आया। फिर कुछ कहे सुने वह आलोक के साथ अपने ससुराल चली गई। अपमानित होने का एक लगातार सिलसिला आरंभ हो गया था। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावना में बहकर उसने शुरू में ही अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आलोक ने कहा था, यार तुम दूसरी शहर में रहोगी, नौकरी करोगी तो मैं तो वियोग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ में ही जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो कभी भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे कब नींद आई। अगले दिन जब रिया सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आई। साल भर के भीतर ही सालू उसकी गोद में खेलने लगी थी और लगभग 2 साल बाद ही उसने बेटे को जन्म दिया था। 2 बेटियों की माँ उसकी जेठानी जल भुनकर गई थी। अभी भी उसे बातचीत पर कुछ न कुछ बोलती रहती, पर सास बेटा होने पर अब उसका ही पक्ष लेती। बच्चों की माँ को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे आलोक शराब पीने लगा। सबके बीच उसका अपमान करना अब रोज की बात थी। कमरे में अगर वह कुछ समझाने की कोशिश करती थी तो आलोक उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता। इससे बच्चे सहम जाते। कॉलेज में आलोक के परम मित्र विराट थे। एक ही शहर में दोनों के कारण उनकी दोस्ती अभी भी कारण कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वह कभी आलोक को समझाते और कभी उसे, पर इस बात का ना तो आलोक को अच्छी लगती ना ही परिजनों को। इसलिए उन्होंने आलोक के घर आना कम कर दिया। पर मोबाइल से रिया संपर्क में रहती थी। रिया भी जब भी परेशान होती तो अकेला पाकर विराट जी को ही फोन लगा कर देती। विराट हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। उस दिन विराट घर आए थे जब आलोक ने रिया को गाली दे रहे थे, तो विराट बच्चों का वास्ता देकर उसे समझाने लगे। पर आलोक तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों के रिश्ते पर भी उंगली उठा दी। अपमान से तिलमिलाते हुए विराट उठकर चले गए और विराट का सारा गुस्सा आलोक उस पर ही उतार दिया। आज जिस तरह से आलोक ने उसे पीटा था, उसे देखकर जिगर सहम गया था और उसे घटना के बाद घंटे भर तक सालू डर कर कपकपाती रही थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रिया को लगा, यह मेरे बच्चे हैं, उन्हें डर और उलझी हुई जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यह निर्णय लेने के बाद रिया स्वयं को भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी अकेले की है। इस युद्ध में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। पर फिर भी रिया हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन आलोक के जाने के बाद रिया लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन करके अपने कमरे से बाहर आई तो 2 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। पर वह निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के बाद इतने साल का लंबा अंतराल लिया था
तो थोड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलेगी ही, पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोच कहाँ होता है। इससे पहले कि रिया की नौकरी लगती, आलोक ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि आलोक ने कोर्ट से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि रिया बेरोजगार थी। रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, पर रिया ने रोने चिल्लाने की बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जिससे वह कोई उम्मीद मांग सकती थी। तो उसने विराट को फोन मिलाया। पूरी स्थिति पर बात कर उसने किराए का मकान ढूंढने का अनुरोध किया। आलोक के आने से पहले ही रिया अपने दोस्तों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर से चली गई। विराट उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपने किसी परिचित के यहाँ उसे रहने का इंतजाम करवा दिया। विराट उसे मायके जाने की भी सलाह भी दी। रिया ने यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरी लड़ाई है, मैं इससे उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रात में जब आलोक लौटा तो इस नए कार्यक्रम से बुरी तरह बौखला गया। आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? बस इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी, भाभी ने मुंह बनाकर कहा और चुपचाप आलोक अपने कमरे में चला गया। उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। समझ नहीं पा रहा था जिन परिवारजनों पर रिया जान छिड़कती थी, उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। आधी रात को आलोक को भूख लगी, उठकर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर एक रोटी और सब्जी रखी थी, वहीं खाकर वापस जाकर सो गया। रिया होती तो गर्मा गर्म करके सलाद और अचार के साथ उसको खिलाती। अगली सुबह भी सब कुछ सामान्य ढंग से होता जा रहा था। जब वह बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, रिया से कुछ बात हुई क्या? नहीं, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को चिंता करने की क्या जरूरत नहीं है, गुस्से में आलोक बोला। और वह तलाक नामा भाभी ने पूछा, उसी से इसकी अकल ठिकाने आएगी, आप देख लीजिएगा। कहता हुआ आलोक बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते हैं, तेजी से निकलने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। ना रिया आई, ना उसका कोई फोन आया। आलोक ने भी अपनी अकड़ में कोई फोन नहीं किया था, पर इस दौरान आलोक ने रिया की कमी को शिद्दत से महसूस किया। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। प्राइवेट कंपनी उसको क्यों रखती, अतः उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगार देवर अब भाभी पर बोझ था। वही भाभी जो उसके साथ मिलकर रिया को ताने सुनाया करती थी, अब उसे ताने देती थी। जो अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, वह किसी और का कैसे हुआ? अगले ही घर में उसकी स्थिति अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। अब आलोक को अपने जीवन में रिया का महत्व भी समझ में आ रहा था। वह खुद को रिया से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। तभी उसकी ताबूत में आखिरी खेल के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनामा रजिस्टर्ड डाक से उसके पास आ गया। साथ ही रिया ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी ठोका था, क्योंकि वह अब बेरोजगार नहीं थी, बल्कि एक बड़ी कंपनी की हेड थी और वह अपने बच्चों को पाल सकती थी। इधर आलोक तलाक का पेपर देखकर वह हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह भागता हुआ रिया के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब रिया उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी और उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी और मैं अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। फिर कोर्ट से रिया को बच्चों की कस्टडी भी मिल गई और आलोक देखता ही रह गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए का होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, रिया अपने बच्चों के साथ रहने लगी। इसलिए हमें औरतों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। बात बात पर उसे थप्पड़ मारकर खुद को श्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहिए। रिया ने उसे इस तरह का थप्पड़ मारा, आज बोल नहीं पा रहा था। जिस परिवार के ऊपर उसे अहंकार था, सबने उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।